आजकल हर मीडिया में सीएए, एनआरसी और यूसीसी ने खलबली मचा दी है। अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और इसी वक्त यूसीसी, सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर माहौल अब फिर से गर्म हो चुका है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर ये तीनों कानून क्या है? इनमें क्या प्रोविजंस है? क्यों इनकी जरूरत है और इन तीनों कानूनों को इतना विरोध क्यों हो रहा है? जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्ते और आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एआरजे करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएए, एनआरसी और यूसीसी पर। हर एक का मतलब हम समझेंगे, इनमें क्या प्रावधान है, इनसे देश और समाज पे क्या परिणाम होंगे और इनको लेकर लोगों में क्या गलतफहमियां हैं, इस सब पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सीएए, एनआरसी और यूसीसी का सही मतलब समझते हैं। यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। यह संहिता कुछ कानूनों का एक सेट है जो देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को दर्शाता है। यानी आज तक देश में विवाह, तलाक, संपत्ति, विरासत और गोद लेने के मामले में हर धर्म के लोगों के लिए अलग कानून है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और अन्य धर्मियों के लिए उनके पर्सनल लॉज। अब अगर ये यूसीसी कानून लागू होता है तो हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक ही कानून रहेगा। यानी सभी धर्मों के पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं सीएए क्या है। सीएए है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। सीएए के अनुसार गैर मुस्लिम लोग जैसे कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन और पारसी जो पड़ोसी मुस्लिम देश से, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में अवैध तरीके से आए हैं, यानी बिना वीजा या डॉक्यूमेंट से आए हैं, ऐसे लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक क्लॉज है कि ऐसे लोग 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और 5 साल तक भारत में रह रहे हैं, उन्हें ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस कानून का मतलब है कि जो इन तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक है और धर्म के आधार पर सताए गए हैं, वो लोग अब भारत में आ सकते हैं। और अब एनआरसी। एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारतीय नागरिकों की एक सूची। जैसे चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची होती है, ऐसे ही पूरे देश के नागरिकों की ये लिस्ट है। अब तक ये लिस्ट एक बार 1951 में असम के लिए बनाया गया था। उसके बाद फिर कभी ये अपडेट नहीं किया गया है। इस एनआरसी का उपयोग करके भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की पहचान, यानी भारतीय नागरिक की पहचान की जा सकती है और जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें देश से निकाला जा सकता है। तो अब हमने समझा यूसीसी, सीएए और एनआरसी का मतलब। अब जानते हैं इन कानूनों को थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हम सीएए को जानते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि सीएए के प्रावधान केवल 6 धर्मों के लोगों तक ही लागू है, मुसलमानों पर नहीं। और यह केवल पड़ोसी 3 मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर ही लागू होता है। तो ऐसा क्यों है? केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मियों के लोगों को इन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जबकि मुसलमानों को नहीं। इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। लेकिन इस एक्ट में उत्पीड़न शब्द का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उत्पीड़न या सताए जाने का कोई मानदंड नहीं, कोई बेंचमार्किंग नहीं है। किस तरह से सताए जाने पर उत्पीड़न होता है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर उत्पीड़न शब्द का उल्लेख नहीं है, तो अन्य देशों के प्रवासी जैसे कि श्रीलंका के हिंदू या म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिम इस अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए क्यों पात्र नहीं है? सरकार का कहना है कि एक्ट एक टाइम बाउंड प्रोविजन, यानी समयबद्ध प्रावधान है। मतलब कुछ समय के लिए ही है। इसमें उन लोगों को राहत देना है जो भारत के धार्मिक आधार पर विभाजित होने के कारण इस्लामिक देशों से पीड़ित हुए हैं। भारत ने समय समय पर विभिन्न देशों के सभी धर्मों के अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान की है। 1970 और 80 के दशक में श्रीलंकाई तमिल हिंदुओं को भी नागरिकता दी गई थी।
केंद्र सरकार खुले तौर पर कह चुकी है कि रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश ने भी रोहिंग्या प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। भाजपा का यह तर्क है कि हिंदू प्रवासियों के पास शरण लेने के लिए केवल भारत है, जबकि मुस्लिम लोगों के पास शरण लेने के लिए कई इस्लामिक देश हैं। मोदी सरकार ने सोमवार 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून सीएए को अधिसूचित कर दिया। वैसे तो 2019 में ही देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच संसद द्वारा सीएए पारित किया गया था। 2019 से अब तक यानी 2024 तक इस अधिनियम को कई देरी का सामना करना पड़ा है, पर इसका विरोध अब भी जारी है। सीएए की कानूनी वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 65 रिट याचिकाएं दायर की गई है। विपक्षियों का कहना है कि हमें इस नए प्रावधान की क्या आवश्यकता है? क्या हमारे पास बाहरी लोगों को नागरिकता देने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है? उदाहरण के लिए पाकिस्तान के अदनान सामी। तो इसका जवाब है कि हाँ, प्रावधान तो है, लेकिन वे केवल उन लोगों पर लागू होते हैं जिन्होंने कानूनी रूप से यानी वैध वीजा के साथ भारत में प्रवेश किया है। पाकिस्तान के अदनान सामी कानूनी तौर पर भारत आए थे, लेकिन अवैध रूप से आए हुए अप्रवासी जैसे कि सताए गए लोग, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है जो सीएए के द्वारा किया जाएगा। जहां कुछ मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल सीएए का विरोध कर रहे हैं, तो असम में भाजपा की सत्ता होते हुए भी सीएए का विरोध हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो असम की मूल निवासियों का डर है कि इसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश से अवैध बंगाली हिंदू प्रवासियों को लाभ होगा, जो राज्य भर में बड़ी संख्या में पहले ही बस गए हैं। असमियों का डर है कि अगर बांग्लादेश से आए बांग्ला भाषी हिंदू प्रवासियों को नागरिकता दी गई, तो राज्य में उनकी संख्या असमिया भाषी लोगों से अधिक हो जाएगी। वे त्रिपुरा का उदाहरण देते हैं, जहां बांग्लादेश से आए बांग्ला भाषी हिंदू प्रवासी अब राजनीतिक सत्ता पर हावी है और मूल आदिवासी आबादी को पीछे धकेल रहे हैं। शेष भारत के विपरीत मुसलमानों के बहिष्कार पर सवाल उठा रहे हैं। असम किसी भी धर्म के प्रवासी नहीं चाहते, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। क्या सीएए एनआरसी से जुड़ा है? वैसे दोनों का कोई संबंध नहीं है। एनआरसी वैध भारतीय नागरिकों की गिनती है और असम को छोड़कर देश में कहीं भी एनआरसी नहीं बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है वह अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए 2024 तक देशव्यापी एनआरसी बनाएंगे। तो ये प्रस्तावित देशव्यापी एनआरसी असम में तैयार एनआरसी जैसा होगा? तो इसका जवाब है नहीं। असम की एनआरसी का अलग ऐतिहासिक संदर्भ है। असम में पहले एनआरसी 1951 में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर आने वाले अवैध प्रवासियों के कारण तैयार किया गया था। 1951 के एनआरसी में पाया गया कि लगभग 15 लाख अवैध अप्रवासी, जो असम की आबादी का छठा हिस्सा है, राज्य में रहते थे। हालांकि उन अवैध अप्रवासियों का क्या हुआ, इसका कोई हिसाब नहीं है। 3 दशक बाद बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों के खिलाफ असम में 6 साल के लंबे आंदोलन के अंत में केंद्र सरकार और छात्र नेताओं ने 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 1951 के एनआरसी को अपडेट किया जाना था। इसलिए असम में रहने वाले लोगों से 1951 के एनआरसी वाले लोगों से संबंध दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, क्योंकि असम समझौते के तहत 25 मार्च 1971 से पहले राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी अवैध प्रवासी को कानूनी भारतीय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो फिर प्रस्तावित देशव्यापी एनआरसी कैसा होगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2003 में देशव्यापी एनआरसी के लिए नियम तैयार किए थे। तब केंद्र में बीजेपी की सत्ता थी। इन नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार एनआरसी के उद्देश्य से घर घर जाकर प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से संबंधित डिटेल्स इकट्ठा करेंगी। जैसा कि कई लोग दावा कर रहे हैं कि इसके लिए दादा दादी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह मतदाता सूची या आधार कार्ड बनवाने के लिए अपना पहचान पत्र या कोई अन्य दस्तावेज पेश करते हैं, उसी तरह के दस्तावेज एनआरसी के लिए भी देने होंगे। जन्म तिथि या जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होगा। हालांकि कौन से डॉक्यूमेंट स्वीकार होंगे, इस पर निर्णय अभी हुआ नहीं है। इसमें इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, भूमि या घर से संबंधित दस्तावेज,
या सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज भी शामिल होने की संभावना है। यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है और उसके पास संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, तो अधिकारी उन्हें गवाह लाने की अनुमति देंगे। क्या एनआरसी मुसलमानों को बाहर करता है? तो इसका जवाब है नहीं। असम में भी एनआरसी से बाहर किए गए 19 लाख लोगों में से 13 लाख हिंदू है। राष्ट्रव्यापी एनआरसी के लिए 2003 की गाइडलाइन से पता चलता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो वैध यानी लीगल मुस्लिम नागरिकों को एनआरसी से बाहर करता है। तो क्या सीएए मुसलमानों को बाहर करता है? सीएए में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले मुस्लिम लोगों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वैध तरीके से आने वाले मुस्लिमों को बाहर नहीं किया जाएगा। सीएए के नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। अगर लोग नियमों के तहत अपने अधिकारों से वंचित है तो हम विरोध करेंगे। उनका कहना है ये चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार है और कुछ नहीं। कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन ने कहा, यह देश बांटने के लिए उठाया गया कदम है। चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी सरकार का कदम है। हम इसका विरोध करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी सीएए का विरोध करते हुए कहा कि राज्य में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने भी इसका जमकर विरोध किया है। इसी के साथ कांग्रेस के कई नेताओं ने भी सीएए को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएए को एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। देश भर के हिस्से में जहां विरोध है, वहां सीएए का स्वागत भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने मुस्लिम समुदाय सहित सभी लोगों को विधेयक को पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता। उनका कहना है कि बीजेपी जब भी अपने घोषणा पत्र में कुछ वादा करती है तो उसे पूरा करती है। संसद द्वारा कानून बनाया गया एक विधेयक जो आज 3 देशों में धर्म के लिए सताए जा रहे लोगों को छोड़कर किसी को प्रभावित नहीं करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधेयक को राजनीतिक फुटबॉल बनाया जा रहा है। यह एक मानवीय कानून है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएए लागू करने पर पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा, जो लोग विभाजन के समय भारत नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए, ऐसे लोगों को यहाँ 2014 से पहले कोई अधिकार नहीं था। इसलिए पीएम मोदी ने उन्हें नागरिकता देकर अच्छा काम किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मोदी जी की सराहना करते हुए कहा कि आज मोदी की गारंटी फिर से साबित हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस कानून का स्वागत किया और कहा कि यह बहुत पहले किया जाना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने दावा किया कि इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इस कानून को लेकर मुसलमानों में काफी गलतफहमियां है और ये कानून किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनने वाला है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों ने मुसलमानों के बीच गलतफहमियां पैदा की। भारत के हर मुसलमान को सीएए का स्वागत करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता, बल्कि यह शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है। उन्होंने कहा, हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। तो ये थी सीएए और एनआरसी के बारे में जानकारी और उसके पक्ष में और विरोध में जो लोग हैं उनका क्या कहना है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूसीसी की तरफ। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत मामलों में जैसे कि शादी, तलाक, संपत्ति, विरासत और गोद लेना, इनमें समानता, न्याय और गैर भेदभाव सुनिश्चित करना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इन व्यक्तिगत मामलों के लिए हर धर्म के अनुसार अलग अलग कानून है। पीछे मुड़कर देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं को समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में क्या कहना था और उन्होंने इसे लागू करने योग्य क्यों नहीं बनाया, ये देखना दिलचस्प रहेगा। संविधान सभा जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 और 1950 के बीच बुलाई गई थी, इस बात से जूझ रही थी कि क्या यूसीसी को कानूनों के द्वारा लागू किया जाए या इसे स्टेट पॉलिसी
यानी राज्य नीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के एक भाग के रूप में शामिल किया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने धार्मिक आधार पर विभाजन के समय मुसलमानों के मन में भारत के प्रति संभ्रम निर्माण किया और कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को भारत में इस्लाम के अनुसार रहने नहीं देगी, और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि भारत में धार्मिक भेदभाव होगा। ऐसी स्थिति में समान नागरिक संहिता को, जो आस्था के आधारित व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करेगी, इसे राज्य की नीति में इस उम्मीद से रखा गया कि भविष्य में कभी भी एक कानून बनाया और लागू किया जा सकता है। हालांकि यूसीसी का निर्णय सर्वसम्मत नहीं था। संविधान सभा के भीतर हुई बहस में यूसीसी पर अलग-अलग विचार थे। जहां कुछ सदस्य लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का हवाला देते हुए इसकी वकालत की, वहीं अन्य सदस्यों ने धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता को जोर देते हुए इसका विरोध किया। यूसीसी का विषय पहली बार 23 नवंबर 1948 को बॉम्बे, यानी अब की मुंबई के संविधान सभा के सदस्य मीनू मसानी द्वारा उठाया गया था। प्रस्ताव में इस विषय पर जोरदार और व्यापक बहस हुई, क्योंकि इसे अनुच्छेद 35 के तहत रखा गया था, जो मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे प्रमुख नेताओं के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई महिला सदस्यों ने यूसीसी का समर्थन किया। उन सब ने यह तर्क दिया कि राष्ट्रीय एकता हासिल करने और धर्म पर आधारित विविध कानूनों से बचने में यूसीसी महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर जो भेदभाव है उसे खत्म करेगा। तो जिस तरह यूसीसी का समर्थन करने वाले सदस्य थे, तो विरोधी भी थे। मद्रास यानी आपके चेन्नई के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद इस्माइल ने विरोध करते हुए कहा, अगर यूसीसी लागू होता है तो यह उन लोगों के जीवन के तरीके में हस्तक्षेप के समान होगा जो पीढ़ियों और सदियों से अपने धर्म और कानून का पालन कर रहे हैं। अगर कोई संस्था धार्मिक अधिकारों और प्रथाओं में हस्तक्षेप करती है तो यह अत्याचारी होगा। असेंबली के एक अन्य सदस्य फ्रैंक एंथनी को यूसीसी लागू करने पर आपत्ति थी। उन्होंने भारत के बहुलवाद का सम्मान करने की मांग की। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माता यूसीसी को कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने पर आम सहमति पर नहीं पहुंच सके। इस प्रकार संविधान सभा ने एक समझौते का विकल्प चुना और यूसीसी को अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत रखा। इसका मतलब है कि राज्य सरकार अपने अधिकार के अंतर्गत यूसीसी लागू कर सकती है। ये हुआ यूसीसी का इतिहास। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि अब तक जो धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून है, उनमें क्या प्रावधान है। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल। देश के हिंदू धर्मियों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 में हिंदू कोड बिल बनाया, जिसमें उन्होंने लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। इस हिंदू कोड बिल में 4 अलग-अलग एक्ट हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और चौथा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। आजादी से पहले हिंदू धर्मियों में रीति रिवाज और अनेक प्रथाएं थी। उनको मिटाकर इन सारे एक्ट में हिंदू धर्मियों के लिए नागरिक कानून बना के लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय साध लिया, जिसमें स्त्री हो या पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। शादी की उम्र लड़कों के लिए कम से कम 21 साल और लड़कियों के लिए कम से कम 18 साल कर दिया। विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार, स्त्रियों को तलाक का विशेष अधिकार, स्त्रियों को पिता की संपत्ति में भाइयों के समान अधिकार। कोई पुरुष मृत हो जाता है तो उसकी विधवा पत्नी, पुत्र और पुत्री सबको संपत्ति में बराबर का अधिकार। बिना वसीयत की मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के संपत्ति का बंटवारा। ऐसे ही कई कानून हिंदू धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति के लिए बनाए गए। यहाँ इस एक्ट में हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्मियों को भी रखा गया। इन धर्मियों के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एक्ट पास हुआ, जो भारतीय मुसलमानों के लिए कानून दर्शाता है। इस शरिया कानून के तहत जो प्रावधान है वो सभी कुरान में लिखे गए निर्देशों से रखे गए हैं। जैसे कि इसमें मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, 4 बीवियों तक उन्हें इजाजत है। इसमें 3 तलाक की प्रोविजन है।
जिसमें पति को अगर तलाक देना है तो अपनी पत्नी को 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करने पर तलाक हो जाता है। स्त्रियों को विभक्त होने के लिए अलग प्रावधान है जिसे खुला कहते हैं। इस पर्सनल लॉ में निकाह हलाला की प्रोविजन है, जिसमें किसी महिला को अगर अपने पति से तलाक मिल जाता है और उसी पति से अगर उस महिला को दोबारा शादी करनी है तो पहले किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी करके तलाक लेना पड़ेगा। संपत्ति के बंटवारे के मामले में इनका कानून थोड़ा पेचीदा है, लेकिन स्त्रियों के लिए बहुत ही कम हिस्सा दिया गया है। इसी तरह क्रिश्चियन और पारसी लोगों के लिए उनके पर्सनल लॉ है। अब तक हमने देखा कि जब समान नागरिक संहिता पर आम सहमति हुई नहीं तो सभी धर्मियों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून बनाए गए, लेकिन इससे कुछ जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस आती है तो भारतीय कानून या सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो इन पर्सनल लॉ को पहला चैलेंज मिला 1985 में शाह बानो केस के जरिए। इस केस में शाह बानो नाम के महिला को उसके पति ने 3 तलाक के माध्यम से तलाक दिया और उसे मेंटेनेंस यानी भरण पोषण देने से इनकार किया। उसके पति का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसे सिर्फ 3 महीने तक ही मेंटेनेंस देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 के अंतर्गत इस दावे को खारिज किया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स का प्रावधान है, जो पत्नी, बच्चे और माता पिता का भरण पोषण के संदर्भ में है। इस सेक्शन के तहत उस पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सभी भारतीय व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जहां पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों में टकराव देखने को मिला। पूरे देश में इस पर जोरदार बहस हुई। तब केंद्र सरकार ने दबाव में आकर 1986 में मुस्लिम वुमेन्स एक्ट पास किया, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सुरक्षा प्रदान करता है। इन व्यक्तिगत कानूनों को एक और चैलेंज मिला सरला मुद्गल केस में। इस केस में हिंदू पति ने पत्नी के रहते इस्लाम धर्म स्वीकार करके दूसरी शादी की, जबकि इस्लाम में 4 बीवियों तक की इजाजत है। पर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो कोर्ट ने इस दूसरी शादी को नामंजूर यानी अवैध घोषित किया, क्योंकि जब पहली शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू पद्धति से हुई थी तो उसी एक्ट के अंतर्गत डिवोर्स लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। डिवोर्स लिए बिना इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरी शादी करना यह इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के कलम 494 के अंदर दंडनीय अपराध माना जाएगा। 2017 में एक और केस आया जिसमें शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक यानी इलीगल घोषित किया गया और जो 3 तलाक देगा उसे गुनहगार माना जाएगा। इनके अलावा कुछ और केस भी है जहां हर केस के बाद कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू कराने पर जोर दिया है। गोवा सिविल कोड। गोवा एक अकेला ऐसा राज्य है जहां स्टेट बनते ही गोवा सिविल कोड लागू किया गया, जो पहले पुर्तगाली सिविल कोड हुआ करता था। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान है। गोवा सिविल कोड में पति, पत्नी और उनके बच्चों के बीच इनकम और प्रॉपर्टी में समान अधिकार रहेगा, चाहे बच्चे स्त्री हो या पुरुष। हर जन्म की, शादी की और मृत्यु की रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तलाक के लिए अलग से प्रावधान है। जिन मुस्लिमों ने गोवा में शादी रजिस्टर की है उनको एक से ज्यादा शादी करने और 3 तलाक जैसे इस्लामिक कानून लागू नहीं होंगे। विवाह के दौरान पति और पत्नी दोनों के पास जो भी संपत्ति या प्रॉपर्टी है वो जोड़े के पास कॉमन रहेंगे, मतलब दोनों का समान अधिकार रहेगा। तलाक के मामले में प्रत्येक पति या पत्नी संपत्ति के आधे हिस्से का अधिकारी है। माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से विरासत से बेदखल नहीं कर सकते। अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा बच्चों को देना होगा। हालांकि गोवा सिविल कोड में कुछ कमियां हैं और वो बिल्कुल यूसीसी के जैसा नहीं है। उत्तराखंड बना पहला राज्य। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। विधानसभा के 2 दिन के बहस के बाद 7 फरवरी 2024 को विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। इस विधेयक में हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जिस तरह शादी की उम्र लड़की के लिए कम से कम 18 साल और लड़के के लिए कम से कम 21 साल है, वैसे ही प्रोविजन सब धर्मियों के लिए होगा। इस बिल के पास होने के बाद जो भी शादियां होंगी उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कोई भी तलाक
कोर्ट ऑर्डर के बगैर नहीं होगी, वरना 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। स्त्रियों के लिए तलाक के मामले में विशेष प्रावधान है। संपत्ति और प्रॉपर्टी के मामले में सबके समान अधिकार रहेंगे। इसके अलावा यह कानून राज्य के अंदर रहने वाले लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले निवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बताता है। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। यह कानून मुसलमानों में प्रचलित बहुविवाह और हलाला पर भी प्रतिबंध लगाता है। हालांकि यह कानून आदिवासियों की परंपरा, प्रथाएं और अनुष्ठानों के संरक्षण के लिए आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। अब गुजरात और असम जैसे कई भाजपा शासित राज्यों ने उत्तराखंड द्वारा पारित कानून के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू करने में रुचि दिखाई है। जैसे कि पहले भी हुआ है, अब भी इस कानून को विरोध हो रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय से। तो अभी तक हमने जान लिया सीएए, एनआरसी और यूसीसी के बारे में। इन तीनों कानूनों के प्रावधान या प्रोविजंस हमने देख लिए, किन परिस्थितियों में यह कानून बनाए गए। हमने ये भी देखा कि शुरू से आज तक इन कानूनों के पक्ष में कुछ लोग और विरोध में कुछ लोग हैं। अब समय है कि हम सबको यह तय करना है, क्या इन तीनों कानूनों की जरूरत है। मेरे विचार में सीएए के प्रावधान से 3 पड़ोसी देशों से जो जो गैर मुस्लिम लोग वहां पे सताए गए हैं, उन्हें भारत में आने का मौका मिलेगा और उनके लिए भारत के अलावा कोई और देश नहीं है। वैसे भी इस कानून से किसी भी धर्म के नागरिकों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, तो इस कानून से किसी को नुकसान नहीं है। एनआरसी की बात करें, जिस तरह राशन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों से हमारी पहचान होती है, उसी तरह एनआरसी से भी हमारी पहचान हो सकती है। इसका उपयोग करके जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकता है। तो देश को एनआरसी की भी जरूरत है। आज के दौर में हम स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, सबको बराबर की नजर से देखते हैं और चाहते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। तो जाहिर सी बात है कि हमें समान नागरिक संहिता की भी जरूरत है। इन तीनों कानूनों को जो विरोध हो रहा है, वो गलतफहमी की वजह से और इन कानूनों को डिटेल में ना जानने की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।